राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत की भारत की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। सुबह 5 बजे के निकल गए वो, और कहते हैं सुबह 5 बजे निकल गए। ठीक है। जब भी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है सदन में, तो वह राष्ट्रपति अपनी 1 साल की सरकार की खूबियों का वर्णन करता है और अपना अभिभाषण देता है। उसके बाद जब राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरा हो जाता है, जब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है सदन में। ठीक है सर। उसके बाद नंबर 4 शक्ति है, वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो, हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, सर्वोच्च है न्यायपालिका और स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की प्राप्त है, और वो समाधान क्या है? राष्ट्रपति चाहे तो किसी अपराधी के मृत्युदंड को साधारण कारावास में, आजीवन कारावास में, या उसकी सजा को कम कर सकता है, और चाहे तो उसको माफ भी कर सकता है। राष्ट्रपति किसी एक अपराधी को अपने कार्यकाल में क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मैंने बताई थी आपको, राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। अर्थात जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री कर देता है, उसका मंत्रिपरिषद कर देता है कि भाई इस अपराधी की क्षमा को कम कर दिया जाए या इसकी सजा को माफ कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस अपराधी की सजा को कम कर सकता है और क्षमा कर सकता है। ठीक है सर। ये तो हो गई सर सामान्यकालीन शक्तियां। अब संकटकालीन शक्तियां और हैं सर। संकटकालीन शक्तियां, ये तो सामान्यकालीन शक्तियां हो गई। संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां, संकटकालीन शक्तियां। और संकटकालीन शक्तियों में है नंबर एक है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन शक्तियां। युद्ध एवं बाहरी आक्रमण, युद्ध एवं बाहरी आक्रमण
के संबंधित शक्ति देखो, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत के किसी एक हिस्से को या संपूर्ण भारत को उसकी शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि भारत के किसी भाग को या संपूर्ण भारत को युद्ध एवं बाहरी आक्रमण या उसकी आंतरिक अशांति है, ऐसी स्थिति हो गई है कि उसकी शांति को भंग किया जा रहा है, भारत के किसी क्षेत्र की को या संपूर्ण भारत की को, तो वह आपातकाल की घोषणा कर देगा आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है साहब। और संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। देखो, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है तो ये 2 महीना तक लागू रहेगी। 2 महीने के बाद संसद का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा, और संसद का अधिवेशन बुलाने पर जब संसद के सदस्य या संसद इसका अनुमोदन कर देगी तो फिर ये आपातकाल लागू रहेगा। ठीक है। हाँ, और यदि संसद इसको स्वीकार नहीं करती है तो ये आपातकाल 2 महीने के तक ही रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है साहब। अब देखो साहब, वर्तमान संबंध में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और इस व्यवस्था में इस व्यवस्था का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। 44वां संविधान संशोधन किया गया और फिर इसमें ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है? ये देखो, नंबर 1 है, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जाएगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। देखो, कई बार क्या होता था, केंद्र में किसी एक दल की सरकार रहती थी और जब उस दल के किसी नेता पर, प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद पर कुछ इस तरीका का मामला दिखाई देता था कि उनकी कुर्सी जाने का डर है, तो ऐसी स्थिति में वो कह देते कि भाई आंतरिक अशांति भंग हो रही है, देश की आंतरिक शांति भंग हो रही है, आंतरिक अशांति पैदा हो गई है, तो आपातकाल लगा देते थे। अब ऐसा नहीं लगाया जाएगा। आंतरिक शांति भंग होने पर, आंतरिक अशांति हो जाने पर आपातकाल लागू नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अगला नंबर, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। ठीक है साहब। पहले कैबिनेट इसकी सिफारिश करेगी, उसके बाद ही क्या करेगा, राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेगा। और तृतीय, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक सदस्य, संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत के एवं बहुमत से इसकी
उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। हर 6 महीने में इसकी स्वीकृति संसद के लेनी पड़ेगी और संसद के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से इसको पास करेंगे तो आपातकाल जारी रहेगा। और नंबर 4, लोकसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकालीन घोषणा समाप्त की जा सकती है। देखो, आर्टिकल अनुच्छेद 352 का उल्लंघन इंदिरा गांधी ने किया था। इसका उल्लंघन, इसका दुरुपयोग किया था इंदिरा गांधी ने। मामला क्या था? इंदिरा गांधी ने जो अपना चुनाव लड़ा था वो उस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था, सरकारी मशीन का इस्तेमाल, मशीनरी का इस्तेमाल किया था। और विपक्ष को ये सब जानकारी थी कि इंदिरा गांधी कुछ धांधला कर रही है, कोई धांधलेबाजी कर रही है चुनाव में, तो उन्होंने बारीकी से नजर रखी था। ये भी जो सरकारी तंत्र है वो सब अपने चुनाव में लगा दिया अपने हित के लिए। उन्होंने बड़े बारीकी से देखा और जैसे इंदिरा गांधी चुनाव जीती साहब, तो जीतने के बाद विपक्ष के लोगों ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है ये अनैतिक तरीका से लड़ा है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पूरे सरकारी तंत्र को प्रचार प्रसार में लगा के रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले में इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया, निरस्त कर दिया। अब इंदिरा गांधी को भनक पहले ही लग गई थी साहब कि तुम्हारा चुनाव शून्य होने वाला है, तुम्हारा चुनाव निरस्त होने वाला है। राष्ट्रपति थे फजल अली, तो इंदिरा गांधी ने और फजल अली से कहकर के आपातकाल लगवा दिया। फजल अली ने मना किया कि आपातकाल का तो कोई औचित्य नहीं है, फिर अभी तो आपने कोई अर्जी भी नहीं दी, कोई आपने प्रस्ताव भी नहीं दिया है आपातकाल का, तो प्रस्ताव में पीछे ले लूंगी, आपको तो इस पर दस्तखत करने पड़ेंगे। और आपातकाल पर के कागज पर, खाली कागज पर ही दस्तखत करवा लिए और आपातकाल की घोषणा करवा दी। इंदिरा गांधी की कुर्सी बची रही। देखो, यदि आपातकाल उस समय नहीं लगता तो इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ता, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती। हालांकि बाद में भी वो जेल गई थी, वो दूसरी बात थी। तो इसका दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने करवाया था फजल अली पर। फजल अली ने मना किया था और इंदिरा गांधी ने उसके यहाँ पर खोपड़ी पर रिवाल्वर रखवा दी, दस्तखत करते हुए फिर गोली चलाऊं, और उन्होंने दस्तखत कर दिया। ठीक है, उसके बाद जनता दल की सरकार आई और उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया, भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हो गया अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अब है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, यह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356। देखो साहब, हमारे भारत देश के किसी राज्य में जो शासन किया जा रहा है वो संवैधानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। कैसा नहीं किया जा रहा है? संवैधानिक तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति से और आपातकाल की घोषणा करेगा। आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, कौन करेगा? सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। कब करेगा? जब किसी राज्य का शासन
कानून के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, यह संसद की स्वीकृति के बिना भी 2 माह तक लागू रह सकता है, और इसके बाद यदि इसको आगे बढ़ाना है तो संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और एक बार संसद स्वीकृति देगी तो ये 6 महीना तक रहेगा साहब राष्ट्रपति शासन या आपातकाल। ठीक है साहब, देखो ये 6 महीने तक रहेगा, फिर आपातकाल की संसद आपातकाल को फिर बढ़वा देगी, राष्ट्रपति से कहकर के प्रस्ताव पास कर देगी, फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, फिर 6 महीने, ऐसा करते करते ये 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा साहब। कितने वर्ष से अधिक नहीं होगा? 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 3 वर्ष में ही आपातकाल 3 वर्ष तक के लिए अवधि है इसकी, एक बार में 6 महीने करके, वो भी उसके बाद चुनाव कराने ही पड़ेंगे साहब। यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, चुनाव कराने ही पड़ेंगे साहब। ठीक है सर। अगला है साहब वित्तीय संकट। अगला है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट। वित्तीय संकट, और यह है अनुच्छेद 360। ये है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो गया है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है, और ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। ठीक है साहब, जब राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि भारत के किसको खतरा उत्पन्न हो गया, किसी भारत की साख को खतरा उत्पन्न हो गया है, भारत का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है साहब, ये तुम्हारा हो गया राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, या संकटकालीन शक्तियां, एक ही बात है। ठीक है साहब, आपातकाल कह लो चाहे संकटकालीन कह लो। ये हो गया राष्ट्रपति तुम्हारा पूरा। अब चलेगा उपराष्ट्रपति। अब क्या चलेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ठीक है साहब, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में काम करेगा। उप प्रधानमंत्री, उप तो यही तो लगता है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री। हाँ साहब, इसका निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे साहब। केवल संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं साहब इसके चुनाव में। बात समझ में आई नहीं आई? अच्छा साहब, इसके लिए योग्यताएं क्या है साहब? तो इसके लिए वही योग्यता है जो राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वही योग्यता है जो राष्ट्रपति की है। ठीक है साहब, तो योग्यता में कोई अंतर नहीं है। केवल किसमें अंतर है?
निर्वाचन में अंतर है। उसके निर्वाचन में तो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पदच्युति, इसको हटाया कैसे जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, वियोग। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बताई जा रही है महाभियोग की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया केवल राज्यसभा में शुरू होती है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल और केवल पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। किसका? उपराष्ट्रपति का। ठीक है साहब। और ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। जब राज्यसभा उसको अपने कुल बहुमत से पास कर देती है तो वह फिर लोकसभा के पास जाएगा और लोकसभा भी जब उसको पास कर देगी तो फिर वो भैया हटना ही पड़ेगा फिर तो। ठीक है साहब। अब उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, राष्ट्रपति कहीं चला गया है, बीमार है, चले जाने का मतलब विदेशों की यात्रा करते रहते हैं ना, उसका पद रिक्त नहीं रखा जाता राष्ट्रपति का। किसी भी देश के लिए शुभ नहीं है राष्ट्रपति के पद को खाली रखना, कुर्सी को खाली रखना। ठीक है, कुर्सी पे बैठाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति बैठेगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कोई वरिष्ठ न्यायाधीश बैठेगा। कुर्सी को खाली नहीं छोड़ते। तो उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। नंबर 1, राज्यसभा का पदेन सभापति। राज्यसभा का पदेन सभापति। देखो, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उनका तो होता है अध्यक्ष, और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं उनका होता है सभापति। ठीक है सर। तो ये उपराष्ट्रपति हमने सब बना तो दिया, वरना अब इसको रखें कहाँ? राष्ट्रपति है हमारे पास में। तो अब राष्ट्रपति का जब कुर्सी रहेगी खाली जभी तो इसको हम बैठाएंगे उस कुर्सी पर। तो इसको बैठाने के लिए फिर जैसे लोकसभा का होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसी प्रकार राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता नहीं है, सभापति होता है, और ये सभापति का दर्जा दे दिया गया है उपराष्ट्रपति को। ठीक है सर। उसी प्रकार राज्यसभा अपने किसी एक सदस्य को उपसभापति और बढ़ाएगी। सर समझ में बैठ की बात? तो ये सभापति है जो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है बैठकों में, और उनका संचालन कराता है। बैठकों का क्या कराता है? संचालन। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में कार्य करता है ना, ऐसे ही कार्य करता है ये राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है, और भैया वो मतदान करता नहीं है। परंतु यदि विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। ठीक है सर। एक दूसरा कार्य है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार करना, और ये मैंने बताया थी। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया है, या राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया है, या अन्य किसी भी कोई ऐसा कारण है कि जिसमें राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, असमर्थ है, ऐसी स्थिति में यह उसकी जगह लेगा। और आज केवल इतना ही, कल आगे बढ़ाएंगे, और वो है कल के लिए प्रधानमंत्री। जय हिंद, जय भारत।